फ्री एंड फायर के नाम पे बंगाल के चुनाव में जिस तरह से आयोग ने केंद्रीय बलों के साथ साथ ऑब्जर्वर की तैनाती की है, उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लगता है कि जनता अपना नेता नहीं चुन रही, ऑब्जर्वर के सहारे बंगाल का स्वयंवर रचाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों से लाए गए ऑब्जर्वर, 3 पुलिस अधिकारियों को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाए। यूपी से भेजे गए आईपीएस अजयपाल शर्मा, उड़ीसा से आईपीएस बतुला गंगाधर, उड़ीसा से परमार स्मित पुरुषोत्तम दास पर गंभीर आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल के आयोग ने 84 ऑब्जर्वर पे तैनात किए हैं, लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले 11 और ऑब्जर्वर की तैनाती करनी पड़ी। इनमें से 3 ऑब्जर्वर को लेकर सीरियस सवाल खड़े हो रहे हैं। आईपीएस अजयपाल शर्मा के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में अजयपाल शर्मा कथित रूप से धमकी दे रहे हैं। महुआ मोहित्रा ने जो दूसरा वीडियो पोस्ट किया है, उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन असली से प्रतीत हो रहे हैं कि अजयपाल शर्मा को टैग कर दिया है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया दावा आने लगा है कि इसकी एसआईटी जांच कई साल पहले हो चुकी है और ये अजयपाल शर्मा का नहीं। अजयपाल ने काफी देर तक इस पे कोई जवाब नहीं दिया। क्या महुआ मोहित्रा ने गलत वीडियो ट्वीट कर दिया है? अजयपाल शर्मा के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई है कि वो पोर्टर को धमका रहे हैं, लेकिन याचिका रिजेक्ट कर दी गई है। महुआ मोहित्रा ने उड़ीसा के एक आईपीएस अधिकारी को बतुला गंगाधर पे आरोप लगाया है कि वे थानों को फोन कर आदेश दे रहे हैं कि जो उनका काम नहीं है। तीसरे आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम दास को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ऑब्जर्वर को सहारे स्वयंवर, क्या ये ऑब्जर्वर बंगाल में बीजेपी के स्वयंवर कराने गए हैं? क्या चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर धमकी दे सकता है? क्या किसी चुनाव ऑब्जर्वर की ऐसी भाषा हो सकती है? ये आसपास के जितने लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें। अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई किसी ने खुराफात करने की कोशिश की है, परेशान करने की कोशिश की है, तो उसकी खबर अच्छे से लेंगे। जहांगीर के घर वाले यहाँ खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से जो बार बार खबरें आ रही है, उसके लोग धमका रहे हैं, हम अच्छे से खबर लेंगे। बाद में रोना पछताना, पछताना मस्त है। उत्तर प्रदेश कादर के आईपीएस अजयपाल शर्मा को लेकर बवाल हो गया है। उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो अर्धसैनिक बलों के साथ डायमंड हार्बर से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के घर जाकर धमका रहे हैं, और जो धमका रहे हैं वही पढ़कर हमने सुनाया। और तो और अजयपाल शर्मा की इसी वीडियो को बीजेपी पश्चिम बंगाल के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जाता है। चुनाव आयोग पे जब संदेह किया जाता है तो जाहिर है कि उस संदेह पे बीजेपी को भी शामिल माना जाता है, क्योंकि आयोग बीजेपी के फायदे के लिए चुप हो सकता है या एक्शन नहीं ले रहा है। ऐसे में बीजेपी को भी अजयपाल शर्मा का वीडियो ट्वीट करने से पहले बचना चाहिए था, लेकिन बीजेपी को भी लगता है कि परवाह नहीं कि आयोग की छवि उसके किसी काम से बिगड़ जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो पोस्ट है, अंग्रेजी में लिखा है कि यूपी के सिंघम एनकाउंटर स्पेशल अजयपाल शर्मा को साउथ 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर को तैनात किया गया है। उन्होंने भाईको के एशमैन जागीर खान के परिवार को सामने राइट हैंड पड़ा है। कोई भी इस चुनाव को 50 साल में सबसे फ्री एंड फेयर होने से नहीं रोक सकता। जो भी स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। ये बीजेपी ट्वीट कर रही है। अमित मालवीय ने भी इसे सिंघम कहा है, लिखा है गुंडागर्दी का दौर खत्म हुआ, जो चुनावी प्रक्रिया पे प्रभाव डाल रहे हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। जवाबदेही तय करने का काम बीजेपी का है या चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग में इस वीडियो के बचाव में कोई बयान क्यों नहीं जारी किया? कायदे से बीजेपी को कहना चाहिए था कि चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर का काम ये नहीं होता है। बीजेपी इस वीडियो को लेकर ट्वीट करने लग जाती है। कई लोग इस वीडियो को लेकर सवाल कर रहे हैं कि क्या यूपी के चुनाव में अगर बंगाल का काडर का आईपीएस अधिकारी इसी तरह का भाषा का इस्तेमाल करता तो चुनाव आयोग चुप रह जाता? तृणमूल कांग्रेस ने अजयपाल शर्मा के इस वीडियो को लेकर निंदा की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विटर पर
उनके वीडियो को साझा किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में अजयपाल शर्मा पर किस किस तरह से आरोप लगे हैं। मार्च 2020 की टाइम स्टॉप इंडिया की क्लिपिंग दिखाई गई और बताया गया कि अजयपाल शर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप के पर किस तरह से उत्तर प्रदेश में छवि है। क्या अजयपाल शर्मा अपने खिलाफ चल रहे जांच में बरी कर दिए गए हैं? क्या चुनाव आयोग ऐसे अफसर को ऑब्जर्वर बनाकर भेज सकता है जिस पर आरोपों की जांच चल रही हो? आप ये वीडियो महुआ इंडर के ट्विटर हैंडल पे देख सकते हो। अजयपाल शर्मा को ना पता हो तो उन्हें बता भी सकते हो। चुनाव आयोग से पूछ सकते हैं कि आपने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया। अगर ये वीडियो सही है तो क्या ऐसे अफसरों को चुनाव आयोग तैनात करेगा? ये पहली बार नहीं कि चुनाव आयोग की ड्यूटी पे लगे किसी अधिकारी को अपनी सीमा का कथित रूप से अतिक्रमण किया है, लेकिन इस भाषा में उम्मीदवार के समर्थक को धमकाना क्या निष्पक्षता का सबूत माना जाएगा? खुद चुनाव आयोग ने डायमंड हार्बर पे तैनात 5 अधिकारियों को इसलिए निलंबित किया कि क्योंकि न्यूटन नहीं लगे। फिर अजयपाल शर्मा के वीडियो को न्यूटन माना जा सकता है? क्या चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर चुनाव में गड़बड़ करने वाले हैं? हर व्यक्ति के घर जाकर मौखिक रूप से धमका देगा। चुनावी प्रक्रिया को रिपोर्ट करने वाले अरविंद गुणाशेखर ने लिखा है, पुलिस ऑब्जर्वर का काम होता है देखना कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है, ना कि जिले के एसपी की तरह आदेश देने लग जाए। पूर्व आईएएस के अधिकारी केवी सिंह ने लिखा है कि मैंने 3 लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में ऑब्जर्वर की ड्यूटी की है। हमें कायरी रूप से अच्छे से समझा दिया जाता है कि चुनाव के ऑब्जर्वर का काम है आयोग के आंख और कान के रूप में काम करना, लेकिन उसके अपना मुंह बंद रखना है। अजयपाल शर्मा का वायरल वीडियो डायमंड हार्बर का है, जहां के फलता से तृणमूल कांग्रेस ने जहांगीर खान उम्मीदवार है। जहांगीर खान ने आरोप लगाया कि अजयपाल शर्मा पार्टी ऑफिस में देर रात 3 बजे चले गए, कार्यकर्ताओं को धमकी देने लगे। उसके बाद उनके परिवार को भी धमकी दी। अगर उन्हें कुछ भी कहना था तो एसपी से शिकायत कर सकते थे। चुनाव आयोग का ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस ऑब्जर्वर लोगों के घर जाकर धमकी दे सकता है। भारत का लोकतंत्र क्या गड्ढे में जा रहा है? आपकी पहचान का आधार यही एक लोकतंत्र है। अगर इसी तरह से दागदार होता रहा तो नुकसान जनता का भी होगा। हर दिन हम और आप ऐसी घटनाओं को देखने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं और आयोग की चुप्पी बेबस कर रही है जनता को। क्या चुनाव आयोग का सभी प्रकार के संदेहों से ऊपर रहना जरूरी नहीं रहा? आप भी यही चाहते हैं कि सब बर्बाद हो जाए? निष्पक्ष चुनाव कराने की क्या आयोग को ऑब्जर्वर की पृष्ठभूमि चेक करने की जरूरत नहीं थी? आयोग रखता है तो आयोग तुरंत प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं जब्त की जाए। जयपाल शर्मा की टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर इंडियन एक्सप्रेस हर जगह छपी है। क्या आयोग को नहीं दिख रहा कि जनता उसकी भूमिका भी देख रही है? सवाल कर रही होगी कि यह कैसा आयोग है और कैसा उसका ऑब्जर्वर। चुनाव के ऑब्जर्वर में अनेक शक्तियां होती है, फिर अजयपाल शर्मा के पास धमकी देने का रास्ता ही क्यों बचा? क्या उनके पास आधिकारिक शक्तियों की कोई कमी थी? केंद्रीय बलों के 2.5 लाख जवान बंगाल में तैनात थे। किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी को रोकने के लिए प्रशासन योग्य है, इसके बाद भी एक अफसर को धमकी देने की क्यों पड़ रही है? इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजयपाल शर्मा का धमकी देना किसी अधिकारी की ड्यूटी के तहत आता है? उनके बर्ताव को कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना पे 2 ट्वीट किए। एक प्रतिक्रिया उन्होंने महुआ मोइत्रा के उस दूसरे वीडियो पर की है, दूसरी अजयपाल शर्मा के धमकी देने वाले वीडियो पर। अखिलेश यादव ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी रहेंगी। सही समय पर आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों को इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक गतिविधियों को गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।
ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड के रूप में अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य। हम ना इन्हें भागने देंगे ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग ने 483 अफसरों को पद से हटाया, तबादला किया। 5 राज्यों में चुनाव किए, बाकी के 4 राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल ने 21 गुना ज्यादा अफसरों को हटाया गया। बंगाल के डीजीपी आईजी से धनात्मक गुप्ता के रिटायरमेंट से 4 दिन पहले केंद्र ने उनके कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। चुनाव के बीच इतनी भी परवाह नहीं की कि लोग ऐसे किस नजरिए से देखेंगे। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने इनकी नियुक्ति की थी। 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद उन्हें अब 6 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। आप सोच सकते हो कि किस स्तर का काम चल रहा है। सब इसके नाम पर कि बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जा रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में आयोग ने 209 जनरल ऑब्जर्वर तैनात किए थे, 55 पुलिस ऑब्जर्वर और 85 एस्पिंजन ऑब्जर्वर थे। पश्चिम बंगाल में कुल 294 जनरल ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। हर विधानसभा में एक आईएएस को ऑब्जर्वर बनाया गया। इनमें से 62% ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से है, 111 अफसर विपक्ष से शासित राज्यों से। ये हालत हो गई चुनाव आयोग की, उसके फैसलों को किस तरह से जाकर चेक किया जा रहा है। आयोग के बहाने एक और चीज हो रही है, भारत की नौकरशाही लगातार बुधोमिल हो रही है। इस सेवा के अफसरों को जनता ने बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा दे रही है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का काम करते रहेंगे तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल रहेगी। अगर इन्हीं सब के लिए इतनी मुश्किल परीक्षा पास करनी है तो फिर यूपीएससी की तैयारी से बेहतर है कि युवाओं को सीधे उसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाना चाहिए जिसके लिए कई ऑफिसर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उसका नाम जानते हैं या फिर राघव चड्ढा से पूछ सकते हो। ये अभी तक हमने एक ऑब्जर्वर को लेकर रिपोर्ट बनाई है, बताई, और इसी में 2000 शब्द पूरे हो गए। कई बार सोचता हूँ कि चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या किसी एक वीडियो में सबको समेटा जा सकता है। वो वीडियो जरूर 5 घंटे से ज्यादा लंबा होगा और फिर भी कम पड़ जाएगा। अब आते हैं दूसरे ऑब्जर्वर आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम दास के मामले पर। 22 अप्रैल पर तृणमूल कांग्रेस ने इस ऑफिसर को लेकर सीसीटीवी फुटेज जारी किया था। यही नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट ने याचिका भी लेकर पहुंच गए। हाईकोर्ट का बंगाल के निर्वाचन अधिकारी को कहना पड़ा कि मोस्ट अर्जेंट रूप से रिपोर्ट देनी होगी। चुनाव के पहले चरण में मतदान में के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया जिसमें कथित तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस ऑब्जर्वर परमार स्मिथ पुरुषोत्तम दास बीजेपी के एक नेता से मिल रहे हैं। अपनी रिट याचिका में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम दास ने बीजेपी के उम्मीदवार से अनधिकारिक और अघोषित रूप से मीटिंग की है। इसे सीरियस मिसकंडक्ट कहते हुए टीएमसी नेता राजीव कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि पुरुषोत्तम दास ने अपने बुकिंग होटल में उस होटल में कराई जहां पे मीटिंग हुई, जहां प्रोटोकॉल के उल्लंघन के रूप में देखा जाना चाहिए। इस तरह का बर्ताव चुनाव में ऑब्जर्वर को लेकर तय नियमों का उल्लंघन है। यह निष्पक्षता, पारदर्शिता और संस्थाओं की अखंडता पर सवाल करता है। जनता के बीच चुनावी प्रक्रिया में भरोसा कम करता है। ये तृणमूल कांग्रेस की याचिका में लिखा है। चुनाव आयोग में बंगाल के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी पे जवाब मांगा है और कोर्ट से कहा है कि ऑब्जर्वर को बीजेपी के उम्मीदवार से आधिकारिक भूमिका मुलाकात की और एक सरकारी टूरिस्ट लॉज के उसी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग की जहां पे मीटिंग तय थी। कुछ भी छिपाकर नहीं किया गया। क्या उस अधिकारी ने तृणमूल के उम्मीदवार से भी इसी तरह कहीं और मुलाकात की होगी? क्या ऑब्जर्वर इस तरह की मुलाकात को उम्मीदवार से करते हैं? दूसरे दलों के लिए भी ये सबक है कि विपक्षी दलों के लिए हारना जीतना अलग बात है, लेकिन हर स्तर पर तृणमूल कांग्रेस जागी हुई नजर आती है। इसीलिए तैनाती में आयोग ने की और पकड़ रही है तृणमूल कांग्रेस अलग अलग मामलों में ऑब्जर्वर को कायदे से। अगर आयोग फ्री एंड फेयर कराना चाहता है तो उसे अपने ऑब्जर्वर को भी नजर रखनी चाहिए, मगर इनके मामले को उजागर करने तृणमूल कांग्रेस ने इसका वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पे डाला
और अब कोर्ट से आदेश लिया है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस एक पांव पे खड़ी होकर फ्री एंड फेयर के नाम पर हो रहे इस चुनाव का मुकाबला कर रही है, वह दूसरे दलों के लिए सीखने की बात है। महुआ मोइत्रा ने उड़ीसा गार्डर के एक आईपीएस ऑब्जर्वर पे बतुला गंगाधर को लेकर भी आरोप लगाए हैं कि वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बतुला गंगाधर नादिया में पुलिस ऑब्जर्वर है। कथित रूप से अपनी पत्नी को मारने के कारण इनके कारण अमिषात्मक कार्रवाई की गई थी और पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिए गए थे। पुलिस महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि जब पत्नी को मारने का कथित रूप से आरोप लगा तब गंगाधर मयूरभंज में एसपी थे। चुनाव आयोग ने भी कैसे कैसे अधिकारी चुनकर लाए हैं। महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि इन पे जूनियर अधिकारी को मारने के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि नादिया में गंगाधर जो है वो गैर कानूनी है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार खिलाफ है। You are illegally calling up OCs and you're illegally calling up police stations and you are asking them to go house to house to get our Trinamool Congress workers and threaten them and tell them not to leave their homes. Really? Really? I know your boss Mr. Amit Shah has said घर से निकलने नहीं देंगे, but you know what? You're the one who's going to have to go back to Orissa. This is our state and we will do the vote. We have a high court order, we have a stay order where nobody is to be arrested and nobody is to be threatened. So don't you dare, Mr. Gangadhar, don't you dare. You've come as an observer to observe and to maintain law and order. You have not come here to threaten and you have not come here to work on the behalf of the BJP and on behalf of the Election Commission. So please stay within the law, know your job and don't you dare tell any police officer to threaten and pick up our workers and tell them not to leave the house. It's a very polite, very loving message from Mahua Moitra, the MP of the area that you've currently come to observe. Thank you, sir. ऐसा पश्चिम बंगाल के लिए किस तरह के ऑब्जर्वर भेजते जा रहे हैं। 9 अप्रैल की खबर है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और एक वरिष्ठ चुनाव ऑब्जर्वर के बीच बहस हो जाती है। बहस के बाद पूंछ बिहार के जनरल ऑफिसर अनुराग यादव ऑब्जर्वर की ड्यूटी से हटा दिया गया। 294 ऑब्जर्वर की ऑनलाइन मीटिंग में अनुराग यादव ने ज्ञानेश कुमार की किसी टिप्पणी पर आपत्ति जताई। बहस बढ़ी तो ज्ञानेश कुमार को अनुराग से कहा कि आप घर जाइए। इस पर अनुराग यादव ने जवाब दिया, आप इस लहजे में बात नहीं कर सकते, मैं 25 साल से सर्विस कर रहा हूँ। अनुराग यादव उत्तर प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अफसर है। टेलीग्राम के रिपोर्ट के अनुसार बहस की घटना के कुछ देर बाद उन्हें जंगल ऑब्जर्वर पे पद से हटा दिया गया। बाद में आयोग के सूत्रों ने बयान दिया कि अनुराग यादव को बहस के कारण नहीं बल्कि इसलिए हटाया गया कि वह पेशेवर रूप से अक्षम पाए गए। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक डिटेल नहीं दे पाए, पोलिंग बूथ की जानकारी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार ने उनकी निंदा की। क्या आप में इतना धीरज है कि इन खबरों को आप पूरा देखें, ठहर कर इनके प्रभाव के बारे में सोचें। हार जीत किसी की भी हो, क्या इस तरह की खबरें आपको बेचैन नहीं करती? केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर बीजेपी के नेताओं को बयान पे सवाल खड़े होते हैं। इस समय आचार संहिता लागू है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को अप्रत्याशित तैनाती की है। इस समय क्या अमित शाह ये बयान दे सकते हैं कि चुनाव के बाद 60 दिनों के लिए इन जगहों पर रिपोर्ट हुआ है कि इन्होंने 7 दिन तक तैनाती की बात कही है? अगर ऐसा है तो गृह मंत्री के कार्यालय को बताना चाहिए इतने दिनों की तैनाती के बाद की है। इस तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। मगर सवाल ये है कि अमित शाह का बयान चुनाव आयोग के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है, जबकि चुनाव आयोग इसे लेकर पहले से ही आदेश दे चुका है। चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इन सभी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी।
एपलेटमेंट के पास जाने के लिए कहा। कोर्ट ने इनके वोटिंग के अधिकार की रक्षा तुरंत नहीं की, ट्रिब्यूनल पार्टी टाल दिया, जबकि इनके वकील सीनियर एडवोकेट आदित्य समादर ने कहा कि यह तो अप्रत्याशित स्थिति है, इनमें से कुछ को पीठासीन की ड्यूटी मिली है और यही कोर्ट नहीं दे पाएंगे, यही चुनाव कराने के लिए इन पे भरोसा किया जा रहा है, लेकिन वोट देने के लिए नहीं। अगर ये वेरीफाई सरकारी कर्मचारी नहीं होते तो क्या आयोग इनकी ड्यूटी लगाता भी? लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि एपलेटेड के पास जाना होगा। आपको ये भी दिख गया होगा कि सारे नाम किस समुदाय के थे। 27 लाख लोगों के नाम कट गए। वोट देने का अधिकार उनसे ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मतदान के 2 दिन पहले तक अगर एपलेट ने नाम क्लियर कर दिया तो वो वोट दे पाएंगे। वो दूसरे चरण के लिए एपलेट ने 1474 मामलों की सुनवाई की और इनमें से 14 में से 68 नामों की याचिका सही पाया। 1468 नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए जो 29 अप्रैल को वोट देंगे। अगर 1474 याचिका सैंपल मान ले तो 99.59% नाम सही पाए गए हैं। उनमें नाम गलत काटेगा, इसका मतलब ये निकलता है। इसी अनुपात में देखिए 27 लाख लोगों के में ज्यादातर नाम सही हो सकते हैं। चुनाव आयोग सक्षम नहीं था और इन्हें वोट का अधिकार मिला नहीं। ये फोटो कितना भी अच्छा हो, भारत के प्रधानमंत्री युवाओं के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, रोनाल्डो की तरह कूल लग रहे हैं, लेकिन युवा भी कभी जानेंगे कि उनके साथ फुटबॉल खेलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के कई चुनावी सभाएं की है, लेकिन 27 लाख लोगों के वोट के अधिकार का मुद्दा नहीं उठाया। क्या भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये बड़ा सवाल ही नहीं कि 27 लाख लोगों के वोट के अधिकार के लिए ले लिए गए। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और इस चरण में करीब 14 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, जिनके लिए एपलेट में याचिका दायर की है। ये एक आंकड़ा हो रहा है, जितने मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, यानी कि 1468, उससे अधिक पिछले 26 घंटे में गिरफ्तारियां हुई है। गिरफ्तारियों में संख्या में 1500 के पार जा चुकी है। भारत के चुनाव में अब चुनाव आयोग अलग भूमिका में भी नजर आता है। प्राथमिकताएं काफी बदल गई है। एक चीज और बदली है, 2024 में चुनाव का कुछ भी वीडियो लाखों लोगों के बीच पहुंच जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। क्या दर्शकों की दिलचस्पी चुनाव की खबरों में नहीं रही? कई दर्शक शिकायत करते हैं और पूछते हैं कि उनके टाइमलाइन पर चुनाव आना वाला वीडियो क्यों नहीं आता। क्या इसी वजह से इलेक्शन को वीडियो पर व्यूज कम होने लगा है? 23 अप्रैल के मतदान के बाद हमने जो वीडियो बनाया उसका व्यूज धीरे धीरे बढ़ता रहा और 1 मिलियन तक पहुंचा भी। जो खत्म हो रहा है उसे लेकर आज ही जानने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से 20 साल भी जान सकते हो। इसलिए हमें लगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनका संकलन करते रहना चाहिए। पब्लिक में हर जगह इसके रिकॉर्ड होने चाहिए, बल्कि आप ऐसी खबरों की पर्ची छपवाकर गांव में बंटवा सकते हो किसी भी भाषा में। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 567 संसदीय क्षेत्र में 3.4 लाख केंद्रीय बल के जवान तैनात किए गए, लेकिन 2026 में अकेले एक राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 2.4 लाख लोग जवान किए गए। इसके बाद बीजेपी का एक उम्मीदवार कथित रूप से कैश बांटता हुआ पकड़ा गया और उसका वीडियो तृणमूल कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया। आप वहां पे देख सकते हो, हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार भास्कर भट्टाचार्य ऐसे आरोपों से इनकार किया। कहा है कि 5 बजे के बाद कैंपेन नहीं कर सकता, लेकिन घर से निकल सकता हूँ। सभी टीएमसी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पैसा बांट रहा हूँ। मैंने खुद एसडीओ को बुलाया कि कहा मेरी गाड़ी चेक कीजिए, यहाँ से मैं जाऊँगा। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने इस बार पश्चिम बंगाल में 510 करोड़ पकड़े हैं, किसके पैसे हैं इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस दौरान पुलिस ने अलग अलग प्रकार के 10,000 से अधिक विस्फोटक बरामद किए। आयोग के कई अधिकारी ने टेलीग्राम से कहा कि दूसरे चरण के मतदान में ज्यादातर शहरी इलाकों में वोटिंग होगी।
इसलिए गड़बड़ी का चांस ज़्यादा है। आमतौर पे ऐसी गड़बड़ी के ग्रामीण इलाकों पे लगते हैं, लेकिन आयोग शहरी इलाकों को ऐसी दलील दे रहा है। आयोग के अधिकारी टेलीग्राम से कहा, इन इलाकों में और तैनाती की जानी चाहिए ताकि जवान जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सके। जिन बूथों पर खतरा है वहां की सड़कों पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। बूथ के आसपास 100 मीटर के दायरे में जवानों को अधिक शक्तियां दी जाएगी ताकि भीड़ का नियंत्रण हो। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तारीफ हुई है कि उसके बंदोबस्त के कारण मतदान का प्रतिशत पहले चरण में बढ़ा है। सुरक्षित माहौल में मतदान हो रहा है। 29 अप्रैल पश्चिम बंगाल में मतदान समाप्त हो जाएगा। इसके बाद साथ साथ चुनाव से भरोसा बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर तृणमूल जीतती है तब भी ये सारी खबरें बेईमानी नहीं हो सकती। सवाल ये है कि जो आरोप लगे ऑब्जर्वर ने जो किया वो सही था। आयोग इसका जवाब तुरंत देने में सक्षम क्यों नहीं रहा? इसका जवाब हार और जीत से अलग क्यों देगी? क्या बीजेपी संदेश से गिरी जीत का इंतजार कर रही है? उसे इन बातों से अब फर्क नहीं पड़ता होगा। वट बीजेपी का समर्थन नोट कर रहा होगा। इतनी समझदारी तो रखता होगा। जब संस्थाओं की साख नहीं बचेगी, उसकी राजनीति का आधार भी नहीं बचेगा।